Good morning, students. Today we start our next chapter of 8th class, that is of geography, and that is a chapter 7, external forces responsible for changes. Okay, so जो chapter 6 स्टडी किया था उसमें अपन ने देखा था कि लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से मेनली लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं, और इसके अलावा देखा था दैट अर्थ में 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज. ओके, सो जो भी इंटरनल चेंजेस से रिलेटेड जो भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं या फिर इंटरनल फोर्स के कारण जो चेंजेस आते हैं. ओके, तो इंटरनल फोर्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस है ना चैप्टर 6. नाउ इस चैप्टर में सेकेंड जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, उसके बारे में देखेंगे. दैट इसमें बताया है जो अर्थ में जो लैंड का शेप होता है. ओके, सो वो सभी जगह सिमिलर नहीं होता है. ओके, वो हमेशा चेंज होता रहता है. मतलब जैसे अगर यहाँ पे रिवर है तो ये फॉरएवर के लिए यहाँ पे रिवर नहीं रहेगी, मे बी कुछ टाइम बाद ये और भी ज्यादा डीप हो जाए या फिर वो रिवर कुछ और कन्वर्ट हो जाए रूप में. ओके, सो तो ये जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि आज माउंटेन्स भी अगर देखे होंगे तो जहाँ पे माउंटेन एरियाज है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं ना, और वंस वो माउंटेन एरियाज भी ग्राउंड में फ्लैट प्लेन्स में कन्वर्ट होने लगे धीरे धीरे. ओके, सो ये जो चेंजेस आते हैं, ओके, तो ये चेंजेस कैसे आते हैं, कुछ इसमें फोर्स अप्लाई होता है. ओके, और वो फोर्स 2 तरीके से अप्लाई होता है, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो इंटरनल फोर्स के कारण न्यू लैंड फॉर्म्स बनती हैं. ओके, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो न्यू लैंड फॉर्म बनी है उनका जो शेप है उन शेप्स का चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ओके, एंड प्रीवियस चैप्टर्स में इंटरनल फोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और इस चैप्टर में इंटरनल के बारे में 6th चैप्टर में हो चुका है डिस्कस, एंड इस चैप्टर में एक्सटर्नल के बारे में होगा. ओके, सो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ओके, 2 टाइप से ये अप्लाई होता है. ओके, फर्स्ट कैसे, फर्स्ट जो वे होता है उसमें जो लैंड होती है उसको वीक बनाता है, ऊपर से एक्सटर्नली फोर्स डाल के उसको वीक बनाता है रॉक्स को, और जब रॉक काफी ज्यादा वीक हो जाती है तो उसके बाद इट गेट ब्रेकन इनटू द पीसेस. ओके, और सेकेंड तरीका जो होता है, सेकेंड जो वे होता है अप्लाई का एक्सटर्नल फोर्स का, वो होता है दैट जो भी रॉक्स या फिर उसके पीसेस हैं, ओके, वो पीसेस शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस. ओके, कई रीजन से वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से कहीं और पे शिफ्ट हो जाते हैं. शिफ्ट होने के कारण वहां पे लैंड फॉर्म्स में चेंज आ जाता है. ओके, और जब वो शिफ्ट होंगे तो नॉर्मली जो रॉक के पीसेस शिफ्ट होते हैं वो अपर पोर्शन से डाउनवर्ड साइड वो आते हैं स्लोप्स में. ओके, जैसे कि रिवर्स के थ्रू, विंड के थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर्स के थ्रू, ग्लेशियर, सी, वेव्स, इन सब रीजन से ये एक्सटर्नल फोर्स भी सेकेंड तरीके से ये अप्लाई होता है. ओके, और ये दोनों जो वे होते हैं, चाहे वो रॉक्स का ब्रेक होना हो या फिर शिफ्ट होना हो, ओके, ये सभी लैंड फॉर्म्स को नए नए फॉर्म्स बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, ना जो फर्स्ट जो वे देखा था अपन ने, ओके, मींस जो फर्स्ट जो प्रोसेस देखी थी जिसके थ्रू लैंड वीक होके फिर उसके जो रॉक्स के पीसेस होते हैं वो टूट जाते हैं, उस जो फर्स्ट प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दैट वेदरिंग क्या होता है. वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस. वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉक्स के पीसेस हो जाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से ब्रेक हो जाती है. ओके, तो इसको कहते हैं वेदरिंग. मेनली जो वेदर या फिर सीजन इसके लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो रॉक स्प्लिट होती है, टूटती है, उसके लिए वेदर एंड सीजन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ओके, वेदर मीन्स होता है अपने एटमॉस्फेयर या फिर अपने एनवायरमेंट का ऐसी सिचुएशन, ओके, जो कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम. और सीजन जो अप्रोक्स 2 और 3 मंथ से ज्यादा के लिए होता है वो सीजन कहलाता है. ओके, तो इसमें कैसे, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, हिल्स हो गए, फॉग हो गया, स्नोफॉल्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ओके, इसमें आगे बताया जैसे कि जब रेन होती है तो माउंटेन्स में यूजुअली देखा होगा कि लैंडस्लाइड्स क्रिएट होती रहती है माउंटेनियस रीजन्स में, और कई रीजन्स में फ्लड आते हैं. ओके, जिसके कारण वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लैंड का. ओके, तो और जो ये सब रीजंस के लिए जो भी फोर्स लगता है वेदरिंग, जो वेदर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल फोर्स के लिए, उसी को कहते हैं वेदरिंग फोर्स. ओके, मीन्स वेदरिंग फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो वेदर या फिर सीजन के थ्रू क्रिएट हो रहा है, तो उस फोर्स को सीजन वेदरिंग फोर्स कहते हैं. ओके, जैसे जैसे रॉक्स जो होती है वो इनके कनेक्शन में आती है, वेदर के कनेक्शन में, तो इससे वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, और इसके कारण
कई सारे मिनरल्स भी बाहर आते हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शंस भी हेल्ड होती हैं एंड जो जितनी भी रॉक्स होती है उन सभी में काफी ज्यादा केमिकल मिनरल्स भी होते हैं। अगर मिनरल्स है तो डेफिनेटली इट ऑल्सो मेक्स अ केमिकल रिएक्शन, ओके। और इन्हीं सब के कारण जो रॉक्स होती है दैट गेट्स ब्रेकन ऑफ, जो ब्रेक हो जाती हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये मूव हो जाती हैं या फिर ब्रेक होती है अपनी प्लेस से, ओके। जैसे कि इसमें देख भी रहे होगे, सी, ओके। वेदरिंग होने के कारण पहले ये ओरिजिनली ऐसी थी, बट वेदरिंग में ये शिफ्ट होने के कारण या फिर इनमें ब्रेक्स आने के कारण ये धीरे धीरे करके बेंड होती गई, और बेंड होने के साथ साथ इसका जो कुछ पोर्शन है रॉक का वो यह नीचे भी शिफ्ट हो गया, ओके। ये ब्रेक होने के कारण यहाँ से नीचे आ गया इसका, ओके। तो ये है वेदरिंग की और एक एग्जाम्पल। आगे इसमें बताया है दैट ये जो नीचे आए मतलब ये जो ब्रेक होता है, फिर ब्रेक होने के बाद ये पोर्शन नीचे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एग्जिस्ट इन अवर अर्थ, ओके। एंड इसमें यूजुअली ये होता है जब जो रॉक्स होती है वो डे टाइम पे थोड़ी सी फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, और जैसे जैसे नाइट होती जाती टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर कम होने के कारण ये वापस से श्रिंक हो जाती, सिकुड़ने लगती हैं, ओके। एंड ये मेन, और ये जब ये डेली ऐसी प्रोसेस होती कि डे टाइम में वो ये जो रॉक्स है वो फैल जाती हैं, फिर नाइट में आते आते वापस से सिकुड़ जाती, तो इसके कारण एक टाइम बाद इनमें क्रैक आ जाता है, और क्रैक आने के बाद ये टूट जाती है, जिससे, और ये सब जो प्रोसेस होती है ये मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ये सब होता है, ओके। एंड इसके अलावा जो सेकेंड रीजन है वेदरिंग का वो है इरोजन प्रोसेस, ओके। इरोजन प्रोसेस मीन्स होता है मूविंग ऑफ वन प्लेस टू मूविंग ऑफ लैंड, सॉइल और पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू एयर, वाटर, ओके, इन सब मीडियम से। इस मीडियम के कारण भी यहाँ पे केमिकल चेंजेस अकर्स होते हैं इरोजन के कारण। इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, वो इनर साइड में जब ये श्रिंक या फिर एक्सपेंड होती हैं तो ये नीचे जाते इसके, ओके। और वहाँ पे जब वो अदर नीचे जो और भी सब्सटेंस है जैसे कि सॉल्ट भी होता है, बाकी अदर सब्सटेंस भी होती है, तो इनके कारण क्रिएट होने से अंदर जो अर्थ के नीचे कई टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके कारण वो रिएक्शंस जब होंगी तो उसमें गैसेस भी बनेंगी, ओके। तो वो गैसेस वगैरह बाहर आने को होती, तो जिससे चेंजेस आता है, ओके, अर्थ के स्ट्रक्चर में। एंड ये जो वेदरिंग है, ओके, इस तरीके से जो वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस है ये एक नेचर में कंटिन्यू अकर्स होती रहती, मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होती, दे आर फ्लोइंग ऑल ओवर द टाइम इन अ नेचर, ओके। सो यहाँ पे ये वेदरिंग की सिंपल डेफिनेशन दी गई है दैट वेदरिंग एक ऐसी लोकल प्रोसेस है जिसमें रॉक्स का स्प्लिट होना, एक्सटेंड होना या फिर अपनी प्लेस से मूव होना, ओरिजिनल प्लेस से मूव होती रहती है, तो इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं ना। अब देखेंगे वेदरिंग होती कितनी टाइप की, तो बेसिकली वेदरिंग आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सी, फिजिकल वेदरिंग मीन्स होता है जो अर्थ में एक्सटर्नल जो अचानक से सडन एक्सपेंड होती हैं अर्थ, या फिर उसमें जो चेंजेस आते हैं सडन चेंजेस रॉक्स के स्ट्रक्चर में, ओके। और उसी स्ट्रक्चर के कारण जो मैकेनिकल प्रोसेस अकर्स होती है उससे जो रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट हो जाती है, ओके। तो इसी को कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, ओके। फिजिकल वेदरिंग में सबसे मेन होता है टेम्परेचर और प्रेशर, ओके। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग, ओके। जब जैसे कि अभी ऊपर देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक क्या होने लगती है, एक्सटेंड होने लगती है, जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है रॉक वापस से कंडेंस या सिकुड़ने लगती है, ओके। जिसके कारण से रॉक्स में क्रैक्स और एक टाइप के टेंशन्स क्रिएट होते हैं और उसके कारण वहां पे क्रैक्स बनने लगते हैं, ओके। क्रैक बनते बनते एक टाइम ऐसा आता है कि वो रॉक स्प्लिट हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में या फिर ब्लॉक्स में, ओके। और जब ये पीसेस में या ब्लॉक्स में होती हैं तो इसी को कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ओके, या फिर उसका एक्सपेंड होना ना। इसमें कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मतलब जो हीट को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है, ओके। तो ऐसी जो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होती है और इसमें ज्यादातर जो लेयर्स होती है वो अर्थ के ऊपर साइड आ जाती है, अपर लेयर में आ जाती है इंटरनल से, ओके। और फिर इनमें ये अपर लेयर में आने के बाद इनमें पील्ड होने लगती है। पील्ड मतलब जैसे कि अनियन होता है ना, उसमें से धीरे एक एक स्लाइस निकलती जाती है, ऐसी इसमें से भी जब ये अपर आउटर लेयर में आ जाती है सॉइल
किस टाइप की सॉइल, ऐसी सॉइल के पार्टिकल्स जो एक गुड कंडक्टर हैं। ओके, तो जब उस टाइप की सॉइल्स अपर लेयर में आ जाती है तो इनमें कई रीजन, इसमें ना पील्ड होने लगती है, धीरे धीरे उनकी लेयर्स भी शेडल्स अलग होने लगती है। ओके, तो जिससे उसका जो ग्राउंड है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो रॉक से धीरे धीरे पाउडर्स में कन्वर्ट होने लगती है। गॉट इट। एंड जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहां पे होल्स, रॉक्स में होल्स होने के कारण वहां पे वाटर फिल हो जाता है, और जब रात होती है जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ये जो वाटर है ओके वो जम जाता है, जमने के कारण इसका जो लैंड का एरिया है उनका डायमीटर बढ़ जाता है, और डायमीटर जैसे बढ़ता है तो मतलब उसमें जो क्रैक है वो भी उतना ही ज्यादा बढ़ने लगेगा, एंड एक टाइम बाद आके वापस ये वही टूट जाती हैं ब्रेक्स। ओके, तो ये हो गई फिजिकल वेदरिंग। सेकेंड वेदरिंग दी है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है जब, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इरोजन्स के थ्रू कई सारे जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के नीचे साइड चले जाते हैं। ओके, या फिर जो ऑलरेडी वहां पे हैं तो वो अदर किसी केमिकल्स के साथ आके मिल जाते हैं। तो जब ये केमिकल्स मिलेंगे तो डेफिनेटली दे स्टार्ट रिएक्टिंग, जैसे इसमें बताया ड्यू टू केमिकल चेंजेस, कई केमिकल चेंजेस आने के कारण जो लाइम है, जिप्सम्स है, सल्फर है, ये सॉल्ट रॉक्स के साथ आके मिल जाता, माइग्रेट होना मीन्स मिलना। ओके, ये सब चीजें सॉल्ट रॉक हो गई, ये सब आके वाटर के साथ माइग्रेट होती, जब वाटर भी एक केमिकल से ही बना है। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है H2 मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब इट इज ऑल्सो कंटेन सम गैसेज। ओके, सो जब ये और बाकी के मिनरल जब आपस में रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो ऑब्वियसली देगा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे, तो अपनी ओरिजिनलिटी जो अपने रूप में है उससे वो चेंज होकर वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब वो डिसॉल्व होते हैं तो इसका एक न्यू टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। दो चेंजेस आते हैं, पहला चेंजेस या फिर वो वाटर फॉर्म में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, और पावरफुल बनने से कुछ एक न्यू मिनरल प्रोड्यूस होगा। ओके, न्यू टाइप का एक कोई प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसी को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। गॉट इट ना। और इसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर और रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द केमिकल वेदरिंग। नाउ द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में। अगर कुछ सॉइल में चेंजेस, कोई भी वेदरिंग हो रही है बट वो वेजिटेशन के कारण, एनिमल के कारण या फिर ह्यूमन बींग्स के कारण, अगर ये तीनों फैक्टर्स के कारण वेदरिंग क्रिएट हो रही है अपने लैंड में तो या फिर रॉक्स में, तो वो कहलाएगी बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसका जैसे एग्जांपल मैं बताऊं तो जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जितनी बड़ा ट्री होगा उतनी ज्यादा उसकी रूट्स होंगी, तो वो रूट्स पूरे में फैली रहती, तो जहां ओके, तो ये जो रूट्स होती है ट्री की वो क्रैक्स में एंटर हो जाती, जो रॉक्स की क्रैक्स होती है जहां से उनको थोड़ा सा भी वीक लैंड मिलती वहां पे वो ग्रो होने लगती है। ओके, तो जब वो वहां पे जाती हैं तो और आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो स्प्लिट करने लगती, रॉक को तोड़ने लगती हैं। ओके, और उसकी जो क्रैक्स उसको और भी ज्यादा वाइड चौड़ा बना देती है, तो ऐसे उसमें ब्रेक्स क्रिएट होते हैं। ओके, और इसके अलावा देखो ये तो हो गया वेजिटेशन। अब एनिमल कैसे, देखो एनिमल्स में देखा होगा कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड के नीचे डिग करके रहते हैं। ओके, बोरोज जैसे कि रैबिट हो गए, स्नेक्स हो गए, है ना, ये सब जमीन के नीचे रहते हैं ना खोद के। ओके, तो जब ये जमीन के नीचे जाते हैं रैट्स वगैरह, तो ये भी नीचे जाते जाते उसमें जो क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक्स करते हैं या फिर रॉक्स, या फिर इसमें भी पील्ड करते हैं, मतलब लेयर्स को निकालते जाते हैं। ओके, तो जिसके कारण रॉक वीक होती जाती है वंस इट गेट ब्रेकन। ओके, नाउ ह्यूमन बींग्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन बींग्स का क्लियर होगा। ह्यूमन बींग कितनी सारी प्रोसेस करते हैं लैंड को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि फार्मिंग के थ्रू भी लैंड डिस्टर्ब होती काफी ज्यादा। जब अपन हाउसेज या कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ओके, डैम्स वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर ब्रिजेस बनाते हैं, जो कि आजकल हो भी रहा है काफी ज्यादा, स्पेशली ना माउंटेनियस रीजन्स। ओके, तो इसके कारण जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। ओके, एंड और उससे जो वेदरिंग होती है, डेट वेदरिंग इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। Clear all three type of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Okay, now अब next देखेंगे erosion cycle. Erosion cycle means होता क्या, erosion का मीनिंग अभी देखा अपन ने, moving of a soil, rock or a particles from one place to another place due to water or rain or air. ओके, एयर और विंड। ओके, इनके कारण जो सॉइल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव होती है, इसी को कहते हैं इरोजन। अभी इरोजन की भी एक साइकिल होती है। साइकिल कैसे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो अपर एरियाज हैं,
ओके, जो ऊपर साइड के एरियाज है, मतलब जो हाई लैंड फॉर्म्स हैं, वहां से जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल पार्टिकल्स किसी न किसी रीजन से ट्रांसफर हो रहा है। जब ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आके तो इकट्ठे होंगे। तो ये इकट्ठे जमा कहाँ होते जाते हैं? जो लो लाइन एरियाज है, मतलब जो नीचे दबे हुए एरियाज है, जैसे कि डिग वगैरह हो गए या फिर माउंटेन से जो कम लो एरियाज हैं, तो इन एरियाज में आके ये इकट्ठे होते जाते हैं। जब ये धीरे धीरे करके कलेक्ट होते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद ये लेवल भी, ये मतलब जो हायर लेवल है माउंटेनियस रीजन और फ्लैट, और जो लोअर रीजन है हाई रीजन्स और लो रीजन से एक टाइम बाद के एक लेयर में बनते जाएंगे। ओके, और मे बी कुछ टाइम बाद फिर से ये कहीं पे और मूव हो जाए, फिर अगेन वो नीचे आ जाएंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओके, सो जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंजेस आते हैं उससे वेदरिंग होती है, और इससे कंटिन्यूसली लैंड्स में जो सरफेस है उसमें चेंजेस आके सरफेस को फ्लैट बनाते रहते हैं। ओके, ड्यू और इसके किस प्रोसेस के थ्रू? इरोज, पहले तो इरोज होता है, फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ये जो इरोज्ड मटेरियल ट्रांसफर होते एंड एक जगह आके ये डिपोजिशन से या फिर इनका डिपॉजिट हो जाता। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इरोजन साइकिल। ओके, अब इरोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट जो की एजेंट्स है, की एजेंट्स मीन्स होता है सबसे मेन जो रीजन होते हैं इरोजन साइकिल को अकर्स करने में, वो है रिवर, ग्लेशियर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव्स। ओके, इनके थ्रू ये पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव होते हैं। ओके, तो इसके जो लेबल क्रिएट होती है, ओके, उससे जो सरफेस लेबल क्रिएट होती है उसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी स्लो वेस्टिंग एंड सेकेंड इज रैपिड वेस्टिंग। ओके, सो जब रैपिड इरोजन होता है, रैपिडली जब कोई बहुत फास्ट सॉइल का इरोजन होता है जिससे रॉक शिफ्ट हो जाती है अपनी प्लेस से, ओके, रब होने से, कट होने से, पीलिंग के कारण, ओके, तो इन सब के कारण क्या होता है, जो हाई एलिवेटेड एरियाज है, मतलब हाई लैंडफॉर्म्स जो एरियाज हैं, वो लैंडफॉर्म्स लो रीजन्स में वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और इसी प्रोसेस को स्लो वेस्टिंग कहते हैं। ओके, और ये जब ये शिफ्ट होता है, ओके, तो जो प्रोसेस होती है इसकी शिफ्टिंग करने से इससे ब्रोकन या फिर अनब्रोकन मटेरियल्स डाउनवर्ड नीचे आते जाते हैं, मतलब ये चाहे टूटे या बिना टूटे टुकड़े नीचे आते रहते हैं डाउनवर्ड साइड्स। ओके, और जो नीचे आते, जो मतलब यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ओके, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशंस बोलते हैं। क्लियर? और जब ये एक जगह के डिपॉजिट होने लगते हैं, जो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है, मतलब जो हाई लैंडफॉर्म से जो पीसेस आ रहे हैं रॉक्स के, ओके, वो एक जगह के डिपॉजिट कलेक्ट होने लगेंगे। ओके, तो यहाँ जो कलेक्ट होते हैं, ओके, और इस कलेक्ट होने के कारण जो होल्स वगैरह होते हैं यूजुअली वहां कलेक्ट होते हैं। गॉट इट? और इसी को कहते हैं एग्रीग्रेशंस। ओके, नाउ तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। ओके, और इसी प्रोसेस को हाई वेस्टिंग बोलते हैं। स्लो वेस्टिंग मतलब यहाँ स्लो वेस्टिंग में यहाँ से मतलब लो एरियाज का हाई का लो में कन्वर्ट होने को स्लो वेस्टिंग कहते हैं, और लो को हाई में कन्वर्ट होने को हाई वेस्टिंग्स कहते हैं। गॉट इट? नाउ आगे बताया इसमें फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर्स और रिवर। अब जो वाटर रन हो रहा है, मतलब जो स्लोप्स के थ्रू या फिर रिवर्स के थ्रू वाटर जो मूव हो रहा है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। बेसिकली ये जो वाटर होते हैं वो 3 टाइप्स के फंक्शंस को 3 ये फंक्शंस बनाता है। फर्स्ट इज इरोजन, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकेंड थर्ड इज डिपोजिशन। तो अब इन्हीं 3 फंक्शंस को यहाँ डिटेल में देखेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट वन इसको बोला गया इरोजन को। इरोजन मीन्स होता है जो वाटर होता है ना यहाँ का, ओके, रिवर का जो वाटर होता है वो फोर्स के थ्रू जब वो वाटर फ्लो होता है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी वो एक जगह से दूसरे का वाटर मूव हो रहा है। तो जो फोर्स लगता है उसके कारण जो रॉक्स के पार्टिकल्स जो वाटर में या फिर रिवर के कॉर्नर्स में जो कलेक्ट है वो धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, और टूटने के कारण ये डाउनवर्ड साइड्स आने लगते हैं। ओके, और ये जो मटेरियल है वो रिवर्स कम अप विथ इन द वे ऑफ अ रिवर, और ओके, और ये रिवर्स के रास्ते के बीच में आते हैं जिसके कारण से यहाँ पे वेदरिंग बनती है। ओके, वेदरिंग होता है, और उस वेदरिंग के थ्रू ये इरोज्ड होने लगते हैं मटेरियल, उसी को कहते हैं इरोजन। ओके, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड, और इन्हीं मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? वेट ऑफ अ रिवर्स। ओके, वेट ऑफ अ रिवर कौन से मटेरियल को बोलते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि फोर्स के थ्रू रॉक से ब्रेक हो गए हैं और वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होने लगे हैं, उसी मटेरियल्स को वेट ऑफ अ रिवर बोला जाता है। ओके, एंड
दिस वे, ये जो वेट्स होते हैं उनका मेन फंक्शंस होता है रबिंग, ओके मतलब ये रबिंग के थ्रू होती हैं, ओके। एंड these materials work by the rubbing and cut the bottom and the back of a river, ओके। तो ये रबिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो रिवर का बैंक होता है या फिर बॉटम पार्ट होता है, मतलब रिवर्स के कॉर्नर को या फिर नीचे जो रॉक्स होती है उनको कट कर देते हैं। तो रॉक्स धीरे धीरे या फिर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती छोटे छोटे, या फिर वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती, ओके। तो जिसके कारण रिवर्स वीक हो जाती हैं और जो बैंक्स है वो और भी ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। गॉट इट। जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा, जैसे वेल्स वगैरह होते हैं, तो वेल्स में अगर अपन कंटिन्यू पानी निकालते हैं तो जो जहां से पानी निकालते हैं, वो जैसे ये वेल है, तो अगर यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, ओके, तो एक टाइम बाद यहाँ पे मार्क आ जाता है, मतलब यहाँ की जो स्टोन होता है ना वो घिस जाता है, राइट, ओके। तो ऐसे ही रिवर्स में होता है, जब यहाँ पे कंटिन्यू किसी जो रिवर होती है, रिवर के बैंक में जब कंटिन्यू वाटर फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे भी रबिंग होती है यहाँ पे, या फिर जो रिवर का लोअर एरियाज है, तो वहां पे रबिंग होने के कारण वहां की जो रॉक है वो अगर कॉर्नर से रबिंग हो रही तो ये वाला हिस्सा और भी ज्यादा चौड़ा होता जाएगा, और नीचे की जो रबिंग होती है उससे वो और भी ज्यादा डीप होती जाती है रिवर, ओके। तो जो गॉट इट। सो जो इरोजन का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि रिवर में कितना वाटर है या फिर उससे कितना करंट क्रिएट हो रहा है, कितना वो फोर्सफुली वो वाटर फ्लो हो रहा है, ओके। सो जो रिवर इरोजन है वो 4 तरीके से होती है। द फर्स्ट वन इज एब्रप्शन, सेकेंड इज सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे इनको पहले अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज एब्रेशन, ओके। सो द पीसेज ऑफ अ रॉक मूव विद द फ्लो, ओके। जो रॉक के पीसेज होते हैं वो अपनी मतलब वो फ्लो के कारण एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव हो जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, और कहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं, रिवर के बॉटम में। इसी प्रोसेस को एब्रप्शन बोलते हैं। ना सॉल्यूशन वर्ड से समझ में आ रहा, डिसॉल्व, सॉल्यूट होना, ओके। जो केमिकल प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शंस में जो आयंस होती हैं, ओके, वो क्या होते हैं, क्रियम कैरीड and their solution in the river water resulting to form the erosions, okay। so जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, ओके। और ये पार्टिकल्स कैरीड करते हैं अपने साथ कुछ और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रिवर में डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर कुछ न्यू रिजल्ट बनाते हैं, ओके। उससे जो क्रिएट होता है, ओके, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ इरोजन, ओके। और उसको सोल्यूशन इरोजन बोलते हैं। गॉट इट। नाउ हाइड्रोलिक एक्शन, इसमें होता है जो वाटर फ्लो हो रहा है ना रिवर्स में या रिवर वगैरह में, वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाता पार्टिकल्स को, बहुत ही पावर लगाता पार्टिकल्स को मूव करने में, किसमें बनाने में, बेड रॉक्स बनाने में, ओके। और वो उसी के कारण यही जो हाइड्रोलिक एक्शन से वो बनता है, और हाइड्रोलिक एक्शन से जो इरोजन होता है, ओके, इस इरोजन के कारण बेड रॉक्स बनते हैं, ओके। और कई टाइप के रिगोलिट्स भी बनते हैं। रिगोलिट्स मीन्स होता है जो बेड रॉक्स जो अपने प्लेनेट्स या फिर लैंड में जो बेड रॉक्स बन की लेयर्स बनी हुई उनको रिगोलिट्स बोलते हैं, ओके। एंड इसी इरोजन्स के कारण हाइड्रोलिक एक्शन से कर्व क्रिएट होता है, ओके। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट वन इज रॉकिंग एंड रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ओके, स्लाइडिंग। इसमें क्या होता है, जो पेबल्स होते, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ओके, पेबल्स और स्टोन्स जो हैं वो रोल होते हैं, ओके, अमंग देमसेल्फ, अपने आप में जब ये रोल होते हैं ना तो ये आपस में ही टकरा के रब होते हैं, ओके, जिससे एक रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट क्या होता है, ये पार्टिकल्स और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ओके। मतलब इससे जो पेबल्स और स्टोन्स है वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, और काफी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूट जाते हैं ड्यू टू रबिंग, ओके। और ये रबिंग क्यों होती है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली रोलिंग, ओके। और एक पॉइंट के बाद आके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के ये ग्राउंड में आके कलेक्ट होने लगते, ओके, और भी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते। तो ये भी इरोजन का ही एक टाइप होता है, ओके। सो ये जो अपन ने 4 टाइप्स देखे इरोजन के, इन्हीं सब इरोजन के कारण या फिर जो तरीके देखे हैं कि किस किस तरीके से इरोजन होता है, इन तरीकों के कारण न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म होती हैं, और ये मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यू टू द रिवर इरोजन, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताए कि रिवर इरोजन के कारण किस टाइप की लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है। सो सबसे फर्स्ट जो लैंडफॉर्म क्रिएट होती है वो है
और ये जो लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन है जैसे वी शेप वैली, रिवर, वाटरफॉल्स, तो इन सब को वी विल, इसके अलावा जो भी आगे का है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, ओके, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से किस टाइप की लैंडफॉर्म्स होती है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर टुडे.